ये बात है तकरीबन 15 साल पहले मेरे स्कूल के दिनों की। तब मैंने दर्जा 11 क्लास में नए स्कूल में दाखिला लिया था। नया स्कूल, नई क्लास, मेरे लिए सभी अजनबी थे। मैं चुपचाप सबसे पीछे बैठा करती थी। इंटरवल में सारे हम जमात बाहर चले जाते थे, मगर मैं जमात में अकेले बैठी रह जाती थी। कोई नहीं था जिससे मैं बात कर सकूं। एक दिन इंटरवल के दौरान जब जमात में कोई नहीं था और मैं बैग पर सिर रखकर सो रही थी, तो अचानक किसी ने मेरी पुश्त पर हाथ रखा। मैंने चौंक कर अपने सामने बैग से सिर उठाया। देखा तो मेरे पास एक लड़की बैठी हुई थी। तुम कौन हो? और सुबह तक तो तुम यहाँ नहीं थी। मेरा नाम शालिनी है। मैं भी तुम्हारी तरह तन्हा हूँ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? शालिनी जैसी नई दोस्त पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी। शालिनी इदारे में बहुत कम आती थी और मेरे अलावा जमात में किसी से भी बात नहीं करती थी। एक दिन शालिनी ने मुझसे जिक्र किया, आराध्या, आज मेरा जन्मदिन है। आज शाम तुम मेरे जन्मदिन के जश्न में जरूर आना। शालिनी ने अपने घर का पता मेरी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिख दिया था। उस शाम मैंने अपना पसंदीदा जोड़ा पहना और डायरी के पन्ने को फाड़कर उसे अपने पास रख लिया, जिस पर शालिनी ने घर का पता लिखा था, और शालिनी के मोहल्ले की ओर चल पड़ी। वो रेलवे कॉलोनी का पता था, जो रेल की पटरियों के करीब थी। उस शाम मौसम का मिजाज खराब हो रहा था। काले बादल छा रहे थे और आंधी के गुबार उड़ रहे थे। मैं रेल की पटरियों से कुछ दूरी पर थी। मुझे रेल की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सामने रेल की पटरियों पर शालिनी खड़ी है और वो मुझे हाथ दिखा रही है, लेकिन गुबार की वजह से मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रेल शालिनी के करीब आती जा रही थी, लेकिन वो पटरियों से दूर नहीं जा रही थी और मुझे हाथ दिखाए जा रही थी। इससे पहले कि मैं उसे शोर करके आवाज देती, रेल ने उसे कुचल दिया। पूरी रेल उसके जिस्म के ऊपर से निकल गई और मैं आंखों में अश्क लिए दौड़ती हुई पटरियों के पास से गुजरती हुई उसके पास पहुंची, तो मैंने देखा पटरियों पर कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ लम्हा पहले जो देखा उस पर यकीन करूं या अभी देख रही हूं उस पर यकीन करूं। इसी सोच में गुम मैं पटरियां पार कर रही थी। मुझे बिल्कुल अपने कानों के पास रेल की सीटी सुनाई दे रही थी। एक आंटी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने करीब खींचा और रेल मेरे पुश्त से निकल गई। मरना चाहती हो क्या लड़की? रेल की सीटी सुनाई नहीं दे रही थी क्या? दरअसल मैं सोच में मुब्तला थी। इसी दरमियान दूसरी रेल आ गई और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मैं रेलवे कॉलोनी के उस मकान नंबर पर पहुंची जो मेरी डायरी के पन्ने पर लिखा था। बाहर से ऐसा महसूस हो रहा था कि मकान के अंदर कोई नहीं है, लेकिन दरवाजा खुला था। मैं अंदर गई, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। जन्मदिन के जश्न की पूरी तैयारी थी। गुब्बारे, झालर, सब कुछ लगा हुआ था। आराध्या, तुम आ गई? देखो ना, मैं कितनी तन्हा थी। अब तुम आ गई हो तो मैं अपना केक काटूंगी। तुम बस 1 मिनट ठहरो, मेरी अम्मी दफ्तर से आने वाली है, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। इतना कहकर शालिनी घर के बाहर चली गई। मैं शालिनी का इंतजार करने लगी। तकरीबन 1 घंटे वक्त गुजर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिरकार मैं घर के बाहर निकल गई। पड़ोस में खड़ी एक औरत ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा। वो मुझसे बोली, कौन हो तुम और उस मकान में तन्हा क्या कर रही थी? मैं अपनी दोस्त शालिनी के घर पर आई हूँ। वो अपनी अम्मी को लेने गई है। आज उसका जन्मदिन है ना। उसने जन्मदिन के जश्न में मुझे बुलाया है। काफी देर हो गई है, मगर वो अभी तक वापस नहीं लौटी। तब मैंने उस औरत के जुबान से जो सुना, उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। 5 बरस पहले इस मकान में पूजा और उनकी बेटी शालिनी रहती थी। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही जीते थे। उनमें बहुत मोहब्बत थी। एक रात जब शालिनी का जन्मदिन था, शालिनी ने अपने घर पर खूब सजावट की। शाम में उसकी अम्मी दफ्तर से लौटती थी। वो अपनी अम्मी को लेने गई और रेल की पटरियों पर गुजरती हुई रेल से कटकर फौत हो गई। शालिनी की अम्मी ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उसी वक्त गुजरती हुई दूसरी रेल के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। तब से ये मकान खाली ही पड़ा है। ये सब सुनकर मैं घबरा गई और मैं फौरन अपने घर की तरफ लौट गई। आज भी जब किसी के सामने इस किस्से का जिक्र करती हूँ तो आम इंसान मेरी बात का यकीन नहीं करता, पर मैं जानती हूँ कि मैंने शालिनी की रूह को देखा था और उससे बात भी की थी। खटीमापुर देही इलाके में मीरा अपने शौहर रोहन के साथ जीस्त बसर करती है। एक रोज देर शब हो जाने की वजह से रोहन घर वापस नहीं आया। मीरा मुस्तकिल रोहन का फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। मीरा काफी परेशान होकर पड़ोस वाली शांति के घर जाती है।
शांति बहन, मेरे शौहर अभी तक घर नहीं आए हैं, ना ही उनसे कोई राब्ता कायम हो पा रहा है। क्या तुम्हारे शौहर मनोहर दवाखाने वाली राह से आते हैं? हाँ, क्या हुआ? जल्दी चलो, मैं अभी गाड़ी निकालती हूँ। लेकिन हुआ क्या? दवाखाने वाली उस राह पर एक रूह भटकती रहती है। ऐसा सुना है कि वो बशर का दिल निकाल लेती है। शांति और मीरा अपनी कार से दवाखाने की राह पर निकलते हैं। उधर रोहन के दवाखाने वाली राह पर कार भी खराब हो जाती है। ये रोड कितनी सुनसान है, किससे मदद मांगूं? फोन में बैटरी भी खत्म हो चुकी है। तभी एक रूह रोहन के सामने आती है। तेरी गाड़ी मैंने खराब की है, अब मैं तेरा दिल निकाल लूंगी। रोहन खौफजदा होकर बेहोश हो जाता है। रूह अपने हाथ से रोहन के सीने का दिल निकालने वाली होती है कि तभी मीरा और शांति कार से पहुंच जाते हैं। शांति चुड़ैल पर आबे जमजम का पानी छिड़कती है। आ जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वापस आऊंगी। ऐसा कहकर रूह वहाँ से गायब हो जाती है। मीरा रोहन के मुंह पर पानी छिड़कती है। रोहन को होश आ जाता है। तीनों लोग घर पहुँचते हैं। बहन, वो रूह लोगों का दिल क्यों निकालती है? 8 साल गुज़िश्ता लम्हों की बात है। मनोहर के दवाखाने वाली राह पर एक शादीशुदा जोड़े का एक्सीडेंट हो गया था। लड़की पूरी शिद्दत से लड़के को अस्पताल लेकर पहुंची। लड़का जिंदा था, लेकिन डॉक्टर ने चालाकी से लड़के को मुर्दा साबित कर दिया और लड़के का दिल निकालकर अंग तस्करों को बेच दिया। लड़की ने दवाखाने वालों पर केस किया, लेकिन केस हार गई। अपने शौहर को खो देने और इंसाफ न मिलने के कारण उसने फांसी लगा ली। तभी से उसकी रूह दवाखाने की राह पर भटकती रहती है। वो दवाखाने के 2 लोगों को मार चुकी है, 3 अभी बाकी हैं। उन तीनों ने अपने घरों पर मौलवियों की घेराबंदी करवा रखी है। अब जो भी दवाखाने की राह पर फंस जाता है, रूह उसका दिल निकाल लेती है। चलो, बहुत शब हो चुकी है, अब मैं सोने जा रही हूँ। शांति अपने घर सोने चली जाती है। मीरा और रोहन अपने घर आकर सो जाते हैं। कुछ लम्हों बाद मीरा अचानक से उठ जाती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। रोहन घबराकर उठ बैठता है। मीरा, मीरा ये क्या कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? मीरा टेबल पर पड़ा हुआ चाकू उठाती है और रोहन पर हमला करने के लिए जाती है। तू उस लम्हे तो मुझसे बच गया था, लेकिन अब नहीं बचेगा। रोहन दौड़कर कमरे के बाहर जाता है और मीरा को कमरे में बंद कर देता है। मीरा कमरे के अंदर दहशताना तरीके से चीखती चिल्लाती है। रोहन शांति का दरवाजा खटखटाता है। शांति दरवाजा खोलती है। शांति बहन, मीरा को अचानक पता नहीं क्या हो गया, वो मुझ पर हमला कर रही है। लगता है कि दवाखाने की रूह मीरा के जिस्म में आ गई है। मैं अभी फोन करके मौलवी को बुलाती हूँ। शांति फोन करती है और मौलवी को घर बुलाती है। कुछ लम्हों बाद मौलवी आता है और दरवाजा खोलता है। कौन है तू और इन लोगों को क्यों सता रही है? चुप कर बुड्ढे, कुछ नहीं बताऊंगी तुझे। अगर नहीं बताएगी तो मैं तुझे दुआ पढ़ के खत्म कर दूंगा। मैं अल्पना हूँ। उन डॉक्टर्स ने मेरे शौहर को छीन लिया। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका दो तुम। मैं उन डॉक्टरों को सबको जेल भिजवा दूंगा, सजा भी दिलवाऊंगा। मेरा यकीन करो, मैं एक वकील हूँ। जब आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला तो अब क्या मिलेगा? लिल्लाह, मुझे एक मौका दो, उन्हें खतावार साबित करने का। तुम मेरी शरीके हयात को छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम उन डॉक्टर्स को सजा नहीं दिला पाए तो मैं वापस आऊंगी। इतना कहकर रूह मीरा के जिस्म को छोड़ देती है
रोहन दवाखाने के डॉक्टर्स के खिलाफ केस लड़ता है और तीनों डॉक्टर्स को फांसी की सजा दिलवाता है। तब रूह हमेशा हमेशा के लिए परवाज हो जाती है।